Welcome once again to my channel Krishna Singh Deo. This is Krishna here and today we are meeting for class 10 student. हमने पिछली क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया था solving the numerical question of final accounts for those students who belong to class 10 ICSE board commercial studies में आपको numerical questions मतलब कि final accounts के questions का एक टॉपिक है जिसका क्वेश्चन पूरे के पूरे 10 मार्क्स का आता है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, there was one query from one of the student. उनका नाम अर्नब रस्तोगी। अर्नब रस्तोगी बेटा, आपने ये पूछा था कि मैम क्या हमें फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। यस बेटा, आपने जो बात कही वो सही है कि टाइम तो बहुत लग जाता है फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को करने के लिए, बट एक बात मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए? आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, मतलब कि आप जो टाइम लगाए उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलना चाहिए। तो मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 10 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल रहे हैं एंड यहाँ पर आपके मार्क्स कट भी नहीं होंगे। अगर आपने सारा क्वेश्चन सही किया तो 10 आउट ऑफ 10 मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। एंड नॉट ओनली दिस, ऐसा भी नहीं है कि आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। आपने जितनी पोस्टिंग करी है बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर किसी और के मन में भी डाउट है तो प्लीज डोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस दैट वेदर यू शुड अटेम्प्ट इट और नो, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एंड क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलवा देगा, इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द क्वेश्चन, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो भी आपको 5-6 नंबर तक आसानी से आ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। जहां तक अर्नब आपका सवाल था एंड बहुत सारे दूसरे लोगों का भी सवाल होगा, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो सकता है लेकिन वो हेजिटेट कर रहे होंगे पूछने के लिए। तो क्या हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि इट इज टाइम टेकिंग? तो हमें ये नहीं सोचना है कि अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, हमें ये सोचना है बेटा, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम इस टाइम को रिड्यूस कैसे करें। टाइम को रिड्यूस नंबर 1 आप ऐसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था, आप तीनों अकाउंट्स एक साथ ओपन करेंगे और करेंगे, ठीक है। एंड डोंट गेट मिसगाइडेड by the time taken when I teach over here or your teachers in the school or in tuition classes are teaching, because हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं, टीचर्स जब क्वेश्चन करते हैं तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते जाते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर फिगर्स पुट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस पर जाते हैं, फिर फिगर पुट्स करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को करने में हमें 20-25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जब आप खुद घर पे बैठेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप टाइमर लगा लीजिए और देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे ना, आप इस क्वेश्चन को आराम से 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। यू विल not take too much of time. यस, इतने ही टाइम में ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। और अगर फिर भी आपको मन में कोई डाउट है तो आप एक काम करिए, इसको सबसे आखिर में करिए। वैसे भी सीक्वेंस वाइज भी ये क्वेश्चन सबसे आखिर में, आप बाकी 2 मार्क का क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लीजिए, बाकी सेक्शन भी सारा कंप्लीट करके सबसे आखिरी में इसके ऊपर आइए, तो आपको कोई डाउट भी नहीं है कि अगर बाकी कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया, ये क्वेश्चन आधा भी हो पाया या 3/4 भी हो पाया, तो भी आपको मार्क्स तो देके जाएगा ही जाएगा। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से अटेम्प्ट करके आए, सो दैट हमें जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा मार्क्स मिले। चलिए, ये तो रही बात डाउट की। अब हम आज का काम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का काम मतलब हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आज फाइनल अकाउंट्स का। जैसे कि हमने पिछले क्लास में शुरुआत करी हुई थी कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट के, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन हमारे साथ। यहाँ पर हमारे सामने ये बनी हुई है ट्रायल बैलेंस ऑफ द क्वेश्चन। मैं साथ ही साथ एक काम करती हूँ, उसे अपनी बुक में यहाँ पर भी खोल के रख लेती हूँ ताकि ये हार्ड कॉपी मेरे पास रहे, तो मुझे बार बार अगर कोई फिगर भूल रही हूँ तो यहाँ से रेफर करने के लिए मिल जाए, वापस ना जाना पड़े। ओके, चलिए, तो हमारे सामने यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के फिगर। मेरे पास डेबिट बैलेंसेस हैं एंड क्रेडिट बैलेंसेस है। सो एज वी ऑल नो कि जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं वो सब डेबिट साइड में जाएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और जितनी असेट्स हैं वहां पर जा सकते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस या तो बिलोंग कर रहे होंगे लाइबिलिटीज को या बिलोंग करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो है बैलेंस शीट का आइटम। कैपिटल का अमाउंट है 9790, और ये ईयर एंडिंग 28 फरवरी 1979 के लिए। ऐसे कैसा ईयर है हमें सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, जो क्वेश्चन ने ईयर दिया, क्योंकि ये सोल प्रोपराइटर के अकाउंट है, तो सोल प्रोपराइटर के ऊपर ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं है कि उसे अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज करने हैं या 31 मार्च को करने हैं, कभी भी वो क्लोज कर सकता है। तो वो 28 फरवरी को क्लोज करा है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाते हैं। पहला और दूसरा दोनों ही आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड है। 9790 का बैलेंस शीट में कैपिटल है, और क्योंकि ये ड्रॉइंग्स कहाँ दी हुई है,
ड्रॉइंग्स इज गिवन इनसाइड द टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, तो उसे भी हम सीधा उठा करके लाइबिलिटी साइड में ले जाएंगे और वहां से माइनस कर देंगे। चलिए, तो अब मैं जा रही हूँ मेरा यहाँ पर, जहां पर मैंने बैलेंस शीट बनाई हुई है। बैलेंस शीट ये है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट ऑन द हेड यू विल राइट एज ऑन, डेट लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले मैं कैपिटल का फिगर लिख देती हूँ। कैपिटल का फिगर जैसा कि हमने अभी पढ़ा था इज 9790, तो उसे हम लिख लेते हैं कैपिटल का फिगर, इनर कॉलम में लिखेंगे 9790। और यहाँ पर मैंने दूसरा आइटम भी डाल दिया ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट था वहां पर 2100। अभी इसे आप ऐसे ही रहने दें, इसे प्लस माइनस करके बाहर ना ले जाए, क्योंकि एक और चीज यहाँ आने वाली है। व्हाट इज दैट? एक और चीज, एक और चीज यहाँ पर आने वाली है नेट प्रॉफिट, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी इसे यहीं छोड़कर हम लोग वापस से जाते हैं क्वेश्चन में और पढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे फिगर्स दिए रहते हैं, एक ही लाइन में लिख दिया डेटर्स एंड क्रेडिट। डोंट वरी, जो डेटर्स है वो डेबिट में लिखा होगा और जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिट साइड में लिखा होगा। देखो 8220 का अमाउंट डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो ये है आपका डेटर, एंड 6470 का अमाउंट लिखा है क्रेडिट साइड में, तो ये है आपकी क्रेडिटर्स। तो आप उसे रिस्पेक्टिवली दोनों जगह पर ले जाइए और लिखना कहाँ है याद रखिएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में थोड़ा नीचे जाके लिखेंगे, क्योंकि जो डेटर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो करंट एसेट्स होते हैं। तो पहले अगर हम लोग इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास पहले आनी चाहिए फिक्स एसेट जो कि मशीनरी वगैरह होंगी। तो डेटर्स का हम लोग काफी नीचे ले जाकर के लिखेंगे, एंड डेटर्स का अमाउंट है 8220, और उसे आप डायरेक्टली बाहर के कॉलम में लिख देंगे। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए और फिर क्रेडिटर्स लिखिए। कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे उसके बाद। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 6470। चलिए, दो और आइटम हम लोगों ने पोस्ट कर दिए। अब हम जा रहे हैं आगे और फिर उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट आइटम्स। नेक्स्ट आइटम्स क्या है भाई? नेक्स्ट आइटम है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो जो कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक अजीब सी बात दी हुई है। क्या अजीब सी बात है? कैश एंड बैंक बैलेंस, आपको डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं। अगर आपने अकाउंट्स ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कैश का क्रेडिट बैलेंस हो, क्योंकि अगर मेरे पास एक एक्स अमाउंट है तो मैं उस एक्स अमाउंट को ही खर्चा कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कैश में खर्चा नहीं कर सकती। बट बैंक के साथ अच्छी पॉसिबिलिटी है कि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, इसीलिए बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है लेकिन कैश का नहीं हो सकता है। तो हमें दोनों बैलेंसेस जो लिखे हुए हैं ध्यान से कैश का बैलेंस उठा करके कहाँ लिख लेना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देना है। और जो क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है एक्चुअली ओवरड्राफ्ट हो सकता है, वो बैंक का नेगेटिव बैलेंस है या जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस है, उसे हमें लाइबिलिटी साइड में लिख देना है। ओके, तो 240 एंड 660 को ले जाते हैं बैलेंस शीट में। अभी तक जितनी भी चीजें हमने करी सब कुछ रिलेटेड टू बैलेंस शीट ही आया है। तो मैं यहाँ पर जहां मैंने डेटर्स लिखे है उसी के ऊपर नीचे कहीं पर कैश का बैलेंस लिख लूंगी, और जो कैश का बैलेंस है वो है 240 रुपीज। तो कैश इज 240 रुपीज, और यहाँ मैं लिख दूंगी मैं बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो है 660 रुपीज, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ इसीलिए ये लोन है। आगे चलिए, क्वेश्चन में आगे आपको क्या बताया गया है? क्वेश्चन में आगे बताया गया है कैश एंड बैंक बैलेंसेस के बाद कि आपके पास है डिस्काउंट। अगेन डिस्काउंट आपको डेबिट साइड में 340 दिखाई दे रहा है एंड डिस्काउंट क्रेडिट साइड में भी दिखाई दे रहा है। तो डिस्काउंट जो डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है वो है डिस्काउंट रिसीव, सॉरी, जो डिस्काउंट डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है वो डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है वो है डिस्काउंट रिसीव। मतलब कि डेबिट साइड का आइटम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए, और जो क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम यानी कि क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। तो 340 एंड 210 दोनों को हम लोग रिस्पेक्टिव प्लेसेस में लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू डिस्काउंट अलाउड, आप अकेला डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड, एंड यहाँ पर लिख रही हूँ अमाउंट, और अमाउंट है डिस्काउंट का 340 रुपीज का डिस्काउंट हमने अलाउ किया है अपने क्रेडिटर्स को, अपने सॉरी डेटर्स को। और यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके लिख रही हूँ, ऊपर थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ा है ग्रॉस प्रॉफिट लेने के लिए। यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे क्रेडिटर्स ने हमको अलाउ किया होगा, तो ये है डिस्काउंट रिसीव जो कि है आपका डिस्काउंट इज 210 रुपीज। ओके, तो 210 का आपके क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट से भी रिलेटेड दोनों ही आइटम हमने लिख दिए हैं सही जगह पे। देन परचेजेस एंड सेल्स, सारी चीजें इस क्वेश्चन में एक साथ लिख कर दी गई है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। 10,270 डेबिट में लिखा हुआ है, ये परचेजेस है, एंड इसका जो नेचर है वो है एक्सपेंस, और जो क्रेडिट में लिखा हुआ है वो है सेल्स, सेल्स का नेचर है रेवेन्यू।
तो 10,270 सेल्स एंड परचेजेस दोनों ही कहा जाने वाले हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन की एडवांस रीडिंग नहीं करी है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक हो और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स हैं, तो मुझे ये इनर कॉलम में ही लिखना है, मैं बाहर जाकर के इसको नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो मैं इनर कॉलम में ही लिख रही हूँ टू परचेसेस एंड परचेसेस का जो फिगर है मैं यहाँ से देख लेती हूँ, मेरे पास बुक रखी हुई है। परचेसेस का फिगर है 10,270, मैं अभी बाहर नहीं लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाय सेल्स, और सेल्स के फिगर को भी मैं अंदर ही लिख रही हूँ। रीजन भी यहाँ पर मेरे पास आने वाली है सेल्स फिगर थोड़ी ही देर में। चलिए, हमने परचेज एंड सेल्स दोनों की रिकॉर्डिंग कर लिया है। अब हमारे पास है फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस होती है एक एसेट, और कैसी एसेट है? फिक्स एसेट, तो इसे बैलेंस शीट में ऊपर की तरफ आना चाहिए। 5,500 की फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, इसे हम बैलेंस शीट में जाकर के लिख देंगे एसेट साइड में। तो ये रही मेरे पास फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो है मेरे पास वो है 5,500 की। इट इज अ फिक्स एसेट, इसीलिए ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाते टाइम इसको हम लोग ऊपर की तरफ लिखेंगे। डेटर्स एंड कैश वगैरह हमने नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट आइटम के ऊपर, और नेक्स्ट आइटम है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी एक अच्छा आइटम है अपने आप में। इसमें क्या होता है, अगर आपका वेजेस पहले लिखा होता है तो उसे हम ले जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं। अगर रिवर्स है, मतलब सैलरीज पहले लिखा है वेजेस बाद में लिखा है, तो हम उसे उठाकर ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेसिकली वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एंड जो सैलरीज है वो ऑफिस एडमिन से रिलेटेड है, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। बट इन केस अगर दोनों साथ में लिख दिए जाए तो पहला वाला जो आइटम होता है उससे हम लोग गाइडेंस ले लेते हैं। अगर पहले वाला आइटम वेजेस है तो उसे उठाओ और ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, अगर पहला वाला आइटम सैलरीज है तो उसे उठाओ और प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। यहाँ पर पहला वाला आइटम है वेजेस, इसीलिए हम इसे वेजेस मतलब यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, यहाँ स्पेस छोड़िएगा थोड़ा और फिर लिखिएगा टू वेजेस, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड के एडजस्टमेंट्स करना बाकी है। 1880, इसे मैं बाहर के कॉलम में उठा के लिख दूंगी 1880। उसके बाद दिखाई दे रहा है ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर कितने का है? ऑफिस फर्नीचर है 1,000 रुपीज का। ऑफिस फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, तो ऑफिस फर्नीचर को मुझे ले जाना है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाकर मैं यहाँ पर लिखूंगी ऑफिस फर्नीचर। ओके, ऑफिस फर्नीचर है बच्चों 1,000 रुपीज का। 1,000 रुपीज का ऑफिस फर्नीचर हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमने बैलेंस शीट में एंट्री डाल दी। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट एंट्री पे, और नेक्स्ट एंट्री है रेट्स एंड जनरल एक्सपेंसेस। एंड उसके पहले एक और है स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक। कौन सी डेट पे दिया हुआ है? 1/3/1978। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगी ओपनिंग स्टॉक। ये 1/3/1978 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इनका जो अकाउंटिंग ईयर है बड़ा अजीब सा है, वो फेब्रुवरी में एंड हो रहा है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मार्च से। तो मार्च से लेके फेब्रुवरी तक ईयर चलता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो कि 1 मार्च का है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 3120, तो इसे मैंने सीधे बाहर लिख दिया 3120। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। एंड जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट मैं देखना भूल गई, यहाँ से देख लेती हूँ। जनरल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो है 210 रुपीज। टू का एक्सपेंस है ये, 210 रुपीज का जनरल एक्सपेंसेस है। तो हमने काफी सारे आइटम्स को निपटा लिया है। अब है रेट्स एंड इंश्योरेंस। अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू रेट्स एंड इंश्योरेंस 270 रुपीज यहाँ पर आ गया। काफी सारे आइटम हो गए हैं, अब लास्ट के 2-3 रह गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और वो डेबिट साइड में होती है। ऐसा याद रख लिया करिए, आपकी सेल्स जो है वो रेवेन्यू है और वो क्रेडिट साइड में जाता है। उसका रिवर्स मतलब उसका रिडक्शन होना, मतलब सेल्स रिटर्न आना, वो होगा डेबिट साइड में। 1,500 रुपीज की सेल्स रिटर्न है, उसे हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स में से माइनस कर लेंगे। रिटर्न इनवर्ड इज 1,500 रुपीज। ओके, 1,500 रुपीज माइनस कर लेंगे। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि परचेज रिटर्न होता है, उसे हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, ओके, रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे लिखेंगे 1,000 रुपीज का। ये दोनों फिगर जो है हम इन्हें माइनस करके बाहर की तरफ लिख लेंगे। ओके, तो इन्हें हम माइनस करके बाहर की तरफ लिख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, जस्ट टू सेव द टाइम मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ। हालांकि बहुत छोटे छोटे फिगर थे, या मैं कैलकुलेटर के बिना भी काम कर सकती थी, बट ओके, अब हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो कर ही लेते हैं खुल के। ओके, 9270। ओके,
बैड डेट्स इज द लास्ट आइटम रिटर्न ओवर हियर इन द ट्रायल बैलेंस। एंड बैड डेट्स क्या होता है, एक तरीके का नुकसान है और वो कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, रिलेटेड टू सेल्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टू बैड डेट्स। ओके, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई थी उन सबको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर एक चीज लिखी हुई है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 February together with the balance sheet as on that date, and stock on 28 February is 5690। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक है ये, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये, और इसका अमाउंट है 5690, और इसकी दो जगह पर एंट्री होती है। 5690 को उठाकर मैं ले जाऊंगी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑल्सो, और यहाँ पर लिखूंगी मैं क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट। इसका अमाउंट है 5690। हैव आई रिटन द राइट अमाउंट? 5690, यस 5690। अब हम सब कुछ कर चुके हैं, जो भी ट्रायल बैलेंस में लिया था, एवरीथिंग इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। अब हम रेडी हैं पूरी तरीके से जीपी निकालने के लिए। जीपी मतलब मैम, जीपी मतलब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए रेडी है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन करने के लिए पहले हम टोटल निकालेंगे। ये है 1 सिंगल जीरो है, 1205690। टोटल आ गया 20,810। उसमें से मुझे माइनस करना है 3120, उसमें से मुझे माइनस करना है 9270, और उसमें से मुझे माइनस करना है 1880। ओके, सो 6540 इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 6540, एंड 20,810 जो है मेरा टोटल अमाउंट है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। अगर आप मेरे साथ नोट नहीं कर रहे तो आप अभी इस वीडियो को यही पॉज करिए एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है 6540, और उसके अंदर मैं 210 प्लस कर दूंगी तो 6750 का जो टोटल है उसे यहाँ लिख दिया जाएगा 6750, और उसमें से डेबिट साइड का पूरा टोटल माइनस करके हम निकाल लेंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो आ रहा है 340, हमने माइनस करना है 110 माइनस करना है 270 माइनस करना है और 100 माइनस करना है। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 5830 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, हमने क्या करा है, इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सो 5830 हम ले जाएंगे और यहाँ पर कैपिटल में से ऐड कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट। ये रहा नेट प्रॉफिट, 5830 का नेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। अब कैपिटल में से हमें 9790 में जो हमारी कैपिटल है उसमें से हमें 2100 माइनस करना है एंड 5830 प्लस करना है। तो 13,520 रुपीज का जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। इसमें हम 6470 के क्रेडिटर्स एंड 660 रुपीज का जो है बैंक लोन ऐड करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल है 20,650। अब इतना ही टोटल जो है हमारा एसेट साइड का आना चाहिए। तो एसेट साइड का टोटल मैं कर रही हूँ यहाँ पर, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये उतना ही आएगा। एंड यस, ये उतना ही आया क्योंकि हमने सब कुछ सही सही तरीके से लिख लिया था। तो ये देखिए हमारी बैलेंस शीट भी टैली कर गई। तो मुझे लगता है आज का क्वेश्चन रिलेटिवली काफी कम टाइम में हुआ है। जो हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था उसमें ज्यादा समय लगा था, क्योंकि मैं आपको पहली बार क्वेश्चन करा रही थी। आप देख सकते हैं एक ही बार में जब हम लोगों ने एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट किए तो हमारा टाइम ऑटोमेटिकली कम हो गया। और यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तो इतना टाइम कम लग रहा है, मतलब और रिड्यूस हो रहा है वन वीडियो से दूसरे वीडियो में। तो आप जब खुद से करेंगे, जब आपको किसी को समझाना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको जो टाइम लगाना है वो काफी कम ही होता जाएगा। एंड आफ्टर ईच प्रैक्टिस दिस विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, एंड ये आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। अगर पूरे मार्क्स नहीं भी दिलाया तो इतना ईमानदार क्वेश्चन, इतना वफादार क्वेश्चन है कि आपको जितना करोगे ना उतने मार्क्स देकर जाएगा। तो ये तो बोनस पॉइंट है, इसे बिल्कुल मत छोड़ने के बारे में सोचना। हम फिर से मिलेंगे और कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास में मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाऊंगी और आपको नए जो आइटम्स हैं उसके बारे में डिस्कस कराते जाऊंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मत करना भूलिए, और आगे इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिले। वी मीट वंस अगेन, कीप स्टडीइंग, पूरा जोश बरकरार।